अब यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है कि इम्प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लिखा हुआ कि वेदर एंड expenditure is capital or revenue in nature is determined after considering nature of the expenditure। ठीक है, if revenue expenditure is accounted as capital expenditure it will overstated profit and cost of the assets। on the other hand if capital expenditure is accounted as revenue expenses profit and cost of the assets will be understated। ध्यान से इस चीज को समझो। अगर हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया कि जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करना था उसकी जगह हमने अगर रेवेन्यू कर दिया और रेवेन्यू की जगह अगर हमने कैपिटल कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि वेदर एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर हो सकता है इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। ठीक है, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना समझना इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं, तो ये क्या कर देगा, ओवर स्टेटेड कर देगा किसको, प्रॉफिट को। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, और कॉस्ट ऑफ द असेट्स भी हमारी बढ़ जाएगी इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और दूसरी ओर अगर हमने क्या करा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने लिख दिया कहाँ पर, अकाउंटेड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो प्रॉफिट और जो कॉस्ट ऑफ द असेट है वो अंडर स्टेटेड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट गिव ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट अर्न एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। अगर ऐसा हुआ तो भैया हमको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलेगा, ट्रू एंड फेयर हमको नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, important consideration to categorize an expenditure as revenue or capital or revenue expenditure। पहला amount of expenditure, तो लिखा हुआ है capital expenditure is normally larger than revenue expenditure, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने कहा कि जब मैंने अपनी गाड़ी परचेज करी तो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जब मैं उसमें पेट्रोल डलवाता हूँ तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब आप जनरली आप देखोगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या ज़्यादा मिलते हैं जब आप किससे कंपेयर करोगे, रेवेन्यू से। बट इट डज नॉट मीन दैट अमाउंट इज स्मॉल, इट इज ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इफ द अमाउंट इज लार्ज इट इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया। पेमेंट पीरियोडिक और लमसम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली नॉट फ्रीक्वेंट एंड इज मेड एट अ टाइम इन लमसम। लमसम मतलब होता है एक साथ। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, क्या हम बार बार जमीन खरीदते रहते हैं, नहीं। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज पेड पीरियोडिकली सच एज सैलरी, सैलरी तुमको हर महीने देनी पड़ती है, तो इट शुड नॉट बी कंक्लूडेड दैट इफ द पेमेंट इज मेड फ्रीक्वेंटली इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो परचेज ऑफ एन असेट एंड इट्स पेमेंट आर ऑफ अ टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, असेट्स खरीदना और उसकी पेमेंट करना अलग अलग बातें हैं। पेमेंट फॉर एन असेट्स पर परचेज वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और वो हम किस्तों पर भी कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं तो मोस्टली पेमेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड आउट ऑफ द कैपिटल। कहाँ से हम करते हैं, कैपिटल से करते हैं। वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज पेड आउट ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझको बड़ा एक्सपेंडिचर कुछ करना है कैपिटल नेचर का, तो मैं कहाँ से करूंगा भैया, आउट ऑफ कैपिटल से करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको मैं अपनी रेवेन्यू से करने वाला हूँ। ठीक है, But it should not be considered as a general rule that expenses paid out of the capital are always capital expenditure and expenses paid out of the revenue receipts are always revenue expenditure। ठीक है, आगे हम बोलते हैं its nature and in the hands of the recipient। Whether an expenditure is capital or revenue, nature of the payment in the hands of the recipient is not material। It may be possible that an item which is a revenue nature for the payee is of a capital nature for the payer। मतलब एक के लिए ऐसा हो सकता है कि भैया रेवेन्यू, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो, कैपिटल हो। फॉर एग्जाम्पल एक जो कार मैन्युफैक्चरर है, जो उसको जो पैसा मिलता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अ कार, वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। लेकिन भैया जो उसको खरीद रहा है फॉर द परचेज, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है,
इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो मैं ऐसा डिस्कस करता हूँ, सॉल्व उसके बाद तुम्हें खुद करना है। बोलते हैं स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे पूछ रहे हैं और रीजन के साथ पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो नीचे जो ट्रांजेक्शन दी वो कैपिटल है या फिर वो रेवेन्यू है। हम पहले उसमें बात करते तो बोला हुआ सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज फॉर 1,00,000 का हमने सेकेंड हैंड कार पर परचेज करा और 10,000 वर स्पेंड ऑन इट्स ओवर हॉलिंग, मतलब उसमें हमने और पैसा हमने खर्च करा क्योंकि हमने सेकेंड हैंड कार पर परचेज करी थी, उसके ऊपर हमने और खर्चा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास 1,10,000 का हुआ, ये मेरे पास नेचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो जाएगा। ठीक है, टोटल आ रहा 1,10,000। 1,00,000 वॉज पेड फॉर द कैपिटल असेट्स और दूसरा 10,000 इज स्पेंड टू मेक द कार रेडी फॉर यूज। तो ओवर हॉलिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है कि हमने कार में जब 10,000 रुपये और खर्च करे तब उसके बाद कार कैसी हुई, रेडी टू यूज हुई। समझ में? तो असेट्स में होने वाले खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपने 25,000 पेड करा फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी, ये भी सेम वही आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू मशीनरी, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिकॉज द अमाउंट स्पेंड इज अप टू द स्टेज व्हेन द असेट्स इज रेडी टू यूज। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि असेट्स में होने वाले खर्चे हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, उसी की वैल्यू के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है। रिपेयर्स फॉर 5,000 नेसेसिटी फॉर बाय नेग्लिजेंस, तो इसमें रिपेयर चार्जेस कौन से हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? अब ये जो कैपिटल वाले थे, यहाँ देखो ये जो दोनों तुम्हारे पास के कैपिटल के थे, ये कहाँ जाते हैं भैया कैपिटल वाले, तो बैलेंस शीट पर, असेट्स में। लेकिन जो रेवेन्यू वाले थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंस दे आर फॉर द मेंटेनिंग एंड असेट्स एंड नॉट फॉर द इम्प्रूविंग द असेट्स, तो ये तुम्हारे पास कहाँ चल जाएंगे, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिपेयर के चार्जेस कहाँ पे चल जाएंगे, ये क्या होता है भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंस दे आर फॉर द मेंटेनिंग एंड असेट्स एंड नॉट फॉर इम्प्रूविंग द असेट्स। सोच सुनना यहाँ पर ध्यान से, असेट्स को अगर मेंटेन करने की बारी आ रही है, किसी असेट्स को अगर आपको मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन अगर असेट्स को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है तो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आप एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पेड करते हो, काई की, कार की करनी पड़ती है हमको। तो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पेड कर रहे हैं कार की, वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्यों हो जाएगा, बिकॉज इट डज नॉट ऐड टू द वैल्यू ऑफ द कार, कार पे कोई वैल्यू हो रही है, नहीं हो रही ना भाई। एंड इट्स बेनिफिट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। जब मैं 1 साल का इंश्योरेंस करवाता हूँ कार में तो मुझे उसका फायदा भी 1 साल तक ही मिलता है, उससे ज्यादा तो नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। आगे हम देखो बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। ठीक है, मतलब सिंपल है एसी के बारे में, तो जो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। सिंपल है, क्यों, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये 4th और 5th को जरा आप कंपेयर करके पढ़ते हैं। देखो 4th वाले में जब हमने बोला एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, जो हमने कार के लिए पे करा, ये क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। फिर वो क्या कहते थे कि जो इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक ही मिलेगा, बेनिफिट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। लेकिन जो दूसरा था वो क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैंने बात करी किसकी, एसी की, बिकॉज जो उसका जो बेनिफिट था एक्सपेंडिचर का विल बी अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? पक्का समझ में आया? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर हम देखते हैं, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग कैपिटल है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अ मशीनरी। देखो जब हम कुछ बाहर से सामान मंगाते हैं, जैसे हमने मशीनरी को क्या करा, इम्पोर्ट करा, तो जो हमने उसमें टैक्स पे करा उसको हम क्या बोल रहे हैं, कस्टम ड्यूटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि जब आप कस्टम ड्यूटी पेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ मशीन, वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बिकॉज इट इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ न्यू असेट। समझ में आया कि जब आप किसी न्यू असेट्स को खरीदने के लिए कोई टैक्स पे कर रहे हो, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, तो आप उसी की वैल्यू पर उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, आ रहा समझ में? दूसरा, 5,000 हमने स्पेंड करे रीपेंटिंग में, फैक्ट्री को रीपेंटिंग करने पर हमने 5,000 रुपीज ऐड करे, ये क्या हो जाएगा भैया, रेवेन्यू हो जाएगा। तो रीजन क्या लिख रहे हैं वो, 5,000 स्पेंड ऑन रिपेयरिंग द फैक्ट्री, क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन
इनकम टू मेंटेन द फैक्ट्री बिल्डिंग। काय के लिए भैया? ये मेंटेनेंस के लिए। क्लियर हुआ? ये पॉइंट हमारा पहले भी आया था। असेट्स की तुम अगर मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? रिपेयर्स फॉर 2000 ऑफ मशीन। मशीन को रिपेयर करने की बारी आ रही है, बात आती है। तो अगर हम रिपेयर के लिए कर रहे हैं 2000 फॉर मशीन, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू हो जाएगा, सिंस इट हैज नॉट इम्प्रूव द असेट्स मशीन इन एनी वे। समझ में आया? सिर्फ हमने उसको क्या करा भैया? रिपेयर करा। सिर्फ क्या करा? रिपेयर। क्या उससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई ऐसे? नहीं। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चार्जेस तो हमको देने पड़ते हैं। ठीक है। 10,000 हमने पेड करा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो हमने 10,000 रुपये पे करे का के इलेक्ट्रिसिटी बिल के। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या नाम है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नोट्स बनाने हैं तुम्हें अब इसके सबके। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं ये कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नहीं है, क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट इज अज्यूम दैट इट्स बेनिफिट विल एक्सटेंड बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा खर्चा जो मैंने किसी एक साल में करा, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे आने वाले सालों पर भी मिलेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट इट इज अज्यूम दैट इट्स बेनिफिट विल एक्सटेंड बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड। तो विल नॉट बी एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने क्या करा कि मैंने अपनी कोचिंग की फीस पे करी। तो जो मैंने अपनी कॉलेज की फीस पे करी, तो मैं अगर 1 महीने की फीस पे करता हूँ तो मुझे 1 ही महीना पढ़ने देते हैं। साल भर की फीस पे करूँगा तो साल ही भर पढ़ने देंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन मैं अगर ऐसा कोई खर्चा करूँ जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले सालों पर मिले, हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो पीरियड फॉर विच इट विल गिव बेनिफिट इज estimated and the amount is accordingly transferred to the deferred revenue expenditure. Such an expenditure is usually larger than the normal expenditure under the head. An example of this is a large example, say on advertising a new product. ध्यान से समझना, इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, किसी नए प्रोडक्ट का क्या करते हैं, जब हम उसको लॉन्च करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? एडवर्टाइजमेंट। याद रखना, एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सपोज करते हैं कि हमने एक बार, मेरे पास खर्चा हुआ, लेकिन जब जब वो आगे उसको लोग देखते रहेंगे तो उससे मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर है। अब ये क्या लिखते हैं? द एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड विल गिव बेनिफिट इन द पीरियड्स बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड। मतलब मैंने किया तो इसी साल खर्चा, लेकिन बेनिफिट मुझे आने वाले समय पर मिलता रहेगा। It will thus be proper to spread the expenditure over a period and not to the debit the total expenditure to the profit and loss for the year in which the expenses incurred. तो बोल रहे कि भैया ऐसे केस में अब सारा का सारा खर्चा एक साथ मत दिखाओ। ठीक है। एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में मत शो करो, इनको क्या करो? अब आने वाले सालों में बांट दो। क्लियर हुआ? The amount which is not transferred to the debit of the profit and loss is shown in the balance sheet in the asset side. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए खर्च करे एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन मुझे बेनिफिट इसका आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। कितने सालों तक? 5 सालों तक। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 लाख को मैं भाग दे देता हूँ 5 से। ठीक है। कितना आ गया? 20,000 आ गया। तो मैं 20 का खर्चा इस साल दिखाऊंगा। 80,000 को मैं कहाँ पे दिखा दूंगा? बैलेंस शीट पर, असेट साइड पर। अगली बार मैं 20,000 रुपए का खर्चा दिखाऊंगा, 60 को कहाँ दिखा दूंगा? बैलेंस शीट पर, असेट साइड पर। उसके बाद में 20,000 रुपए का खर्चा दिखाऊंगा और 40 को कहाँ दिखा दूंगा? बैलेंस शीट पर, असेट साइड पर। इस तरीके से। क्लियर हुआ? इट शुड बी नोटेड दैट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट इन नेचर। अब देखो, ध्यान से इस चीज को समझना। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जब हम एडवांस में फीस पे करते हैं। ठीक है। जब आपने एडवांस में फी पे करी तो आपके लिए असेट्स बन गया। क्या बोल रहे हो आप इसे? प्रीपेड एक्सपेंसिव। प्री मतलब पहले। ठीक है। हमने पहले पैसा पे कर दिया। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसिव मेरे पास क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। और हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी असेट साइड पर ही शो करते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? इट शुड बी नोटेड दैट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट इन नेचर। किस तरीके से? इन केस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स अवेलेबल कैन नॉट बी प्रीसियसली नोन। हमको तो पता ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट मैंने कर दिया, मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा क्या मुझको पता है? नहीं। आंसर है नहीं। ठीक है। लेकिन मुझे प्रीपेड के उसमें तो पता है, इज एस्टिमेटेड इन केस ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक पेमेंट ऑफ द रेंट इन एडवांस। बेनिफिट। अगर मैं एक महीने का रेंट दूंगा तो मैं एक महीने तक रह सकता हूँ। बेनिफिट अवेलेबल आर प्रीसियसली नोन। समझ में आया? तो दोनों का डिफरेंस पता लग गया। तो बोलोगे भैया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तुम बेनिफिट निकाल नहीं सकते, लेकिन आप प्रीपेड का निकाल सकते हो। आता है अकाउंटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम किस तरीके से करते हो? तो देखो, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर, वो तो कहाँ पे चल जाएगी? डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के। एंड अमाउंट नॉट टू बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ। 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, मुझे बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा। हर एक साल का मैं 20,000 रुपये मान लेता हूँ। तो इस साल मैं क्या करूँगा, अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000, यहाँ पे लिख दिया। और जब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट, यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 80,000। क्लियर? दूसरे साल में ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर मैंने अपना एक्सपेंस दिखा दिया 20,000, और बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 60,000। अब आ रहा समझ में? इस तरीके से। ठीक है। तो वो यही बोल रहे, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अमाउंट जो हमारी नॉट रिटर्न ऑफ है करंट ईयर में, उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। ठीक है। अब वो बोल रहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? फिक्टिशियस असेट्स होता है, याद रखना। क्या होता है? फिक्टिशियस। Although it is shown in the asset side of the balance sheet, it is not really an assets of the business। समझ में है? आप क्या बोलोगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तुमसे पूछूंगा क्या बिजनेस का असेट्स है? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, वो बिजनेस का असेट्स नहीं है। क्लियर हुआ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस का असेट्स नहीं है, लेकिन हम उसे फिर भी हम असेट साइड पर हम शो करते हैं। ठीक है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिसिप्ट्स में, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू।